गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सामाजिक अनुसंधान विषय के अंतर्गत प्राकल्पना बिंदु पर चर्चा करेंगे। प्राकल्पना जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्राकल्पना यानी सिद्धांत का पूर्व कथन। पूर्व कथन अर्थात जब हम कोई अनुसंधान प्रारंभ करते हैं तो उस अनुसंधान के विषय में जो पूर्व में एक विचार रखा जाता है, एक अस्थायी अनुमान रखा जाता है, उसे प्राकल्पना कहते हैं। समस्या के चयन के पश्चात उद्देश्यों की चर्चा की जाती है तथा उद्देश्यों की चर्चा तथा पूर्व साहित्य के अध्ययन के पश्चात हम किसी भी अनुसंधान में प्राकल्पना तय करते हैं। प्राकल्पना उस किए गए अनुसंधान के विषय में एक अस्थायी अनुमान या एक अस्थायी परिणाम होता है। यदि अनुसंधान किया जाए और अनुसंधान करने के पश्चात जो हमारे परिणाम आए हैं वो हमारी प्राकल्पना से मिलते जुलते होते हैं तो वैसी प्राकल्पना सकारात्मक प्राकल्पना कहलाती है और जो परिणाम आए वो अंत में सिद्धांत बन जाते हैं। लेकिन यदि प्राकल्पना हमारे आए गए परिणाम के विपरीत होती है तो वह ऐसी प्राकल्पना नकारात्मक प्राकल्पना कहलाती है तथा यदि आई गई प्राकल्पना और हमारे परिणामों में कोई संबंध नहीं होता तो उसे हम शून्य या नल हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। प्राकल्पना यानी पूर्व विचार, इसको हमने प्रस्थापना, कामचलाऊ सामान्यीकरण, अस्थायी अनुमान, पूर्व विचार, पूर्व सिद्धांत तथा कल्पनात्मक विचार, सामान्यीकरण इत्यादि के नामों से इसे स्पष्ट किया है। प्राकल्पना किसी भी सिद्धांत में, किसी भी अनुसंधान में अवश्यंभावी होती है। प्राकल्पना के बिना हम एक अस्थायी अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ही इसे हमने पूर्व सिद्धांत या कल्पनात्मक विचार कहा। जैसा कि गुडेवे हॉट ने कहा था कि प्राकल्पना एक किसी सिद्धांत के विषय में दिया गया अस्थायी विचार या अस्थायी सिद्धांत होता है। इसलिए ही हम इसे प्राकल्पना को प्रस्थापना भी, कामचलाऊ सामान्यीकरण, अस्थायी अनुमान, पूर्व विचार, पूर्व सिद्धांत, कल्पनात्मक विचार के नाम से जानते हैं। अब यदि हम किसी सिद्धांत में प्राकल्पना का निर्माण करें तो उस प्राकल्पना में कौन कौन से गुण होने चाहिए, यानी उपयोगी प्राकल्पना की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तो हम इसकी पहली विशेषता से प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट है स्पष्टता। प्राकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो वैज्ञानिक शब्दावली हमने जो काम में ली है उसकी परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। विषय में सामान्य मान्य हो, विचारों का संचार करने वाली हो, अवधारणाएं व्यक्ति रूप से बनाई हुई नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हमने जो प्राकल्पना बनाई है वो स्पष्ट विचारों वाली होनी चाहिए। दूसरा यदि हम बात करें तो वो है आनुभविक संदर्भ, यानी प्राकल्पना आदर्शों को स्पष्ट करने वाली होगी तो उसकी सत्यता की परीक्षा करना असंभव है। अतः प्राकल्पना हमें ऐसे चरों से संबंधित होनी चाहिए जो हम अध्ययन के क्षेत्र में जाकर एकत्रित कर सके और उसकी विश्वसनीयता की जांच कर सके। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं, सभी अधिकारी पथ भ्रष्ट हैं, तो अब इस प्राकल्पना को बिल्कुल अनुभविक हमें अनुभव करके देखना चाहिए। हम अपने विषय क्षेत्र में जाएं, इसका परीक्षण करें, क्या ये जो हमने तथ्य कहा है वो सही है या नहीं है। यदि वो सही होता है तो सिद्धांत बन जाता है और यदि नहीं होता है तो ऐसी प्राकल्पना को नकार दिया जाता है और एक नए सिद्धांत का निर्माण होता है। इसी प्रकार हम तीसरी करें तो इसकी विशेषता है विशिष्टता। प्राकल्पना बहुत वृहद व विस्तृत भी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। कई बार हम ऐसे कारकों के संबंध में जांच कर लेते हैं जिससे हमने जो उद्देश्य लिया है उससे हम भटक जाते हैं। अतः प्राकल्पना में सीमित, विशिष्ट, निश्चित पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। वे अध्ययन क्षेत्र से संबंधित न होकर उसके एक निश्चित पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। फोर्थ आता है उपलब्ध प्रविधियों
से संबंध, जो हमने प्राकल्पना ली है वो हमारे पास उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित होनी चाहिए। ऐसी प्राकल्पना उस दिन व्यवहारिक हो पाती है जिस दिन उससे संबंधित एकर्थ तथ्य प्रविधि का निर्माण हो। अतः ऐसी असुविधा से बचने के लिए प्राकल्पना का निर्माण करते समय हमें उपलब्ध प्रविधियों एवं पद्धतियों का ध्यान रखना चाहिए। वह ऐसी प्राकल्पना का निर्माण करना चाहिए जिससे तथ्य संकलन की प्रविधियां विज्ञान में उपलब्ध हो। उसी प्रकार यदि हम इसकी अगली विशेषता पे आए तो वो है सिद्धांत से संबंधित। प्राकल्पना सिद्धांत के समूह से संबंधित होनी चाहिए। उपयोगी प्राकल्पना प्राय नए विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं। वे लोग प्राकल्पना के चुनाव के स्थान पर रुचि की विषय सामग्री चुन लेते हैं। वह अनुसंधान वास्तव में सामाजिक संबंधों से संबंधित विद्यमान सिद्धांत की जांच करने तथा समर्थ अथवा संशोधन करने में सहायक सिद्ध हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अतः अनुसंधानकर्ता को किस प्रकार ज्ञान की वृद्धि हो, इस दृष्टि को सामने लेते हुए वही प्राकल्पना उपयोगी होनी चाहिए जो सिद्धांत से संबंधित हो। यदि वह सिद्धांत से संबंधित नहीं होगी तो वो प्राकल्पना विशिष्ट नहीं कहलाएगी, यानी वो उपयोगी नहीं होगी। इसी प्रकार इसकी यदि हम अंतिम विशेषता पे आए तो वह है सरलता। जैसा कि पीवी यंग ने कहा है कि सरलता एक उत्तम प्राकल्पना होती है। एक व्यवहारिक व उत्तम प्राकल्पना में सीमित कारकों का अध्ययन करना चाहिए। अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को अनुसंधान में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्राकल्पना जटिलता पैदा कर देती है और उसके परीक्षण में बहुत कठिनाई आती है। अतएव इसी के साथ ये बहुत जरूरी है कि प्राकल्पना एकदम सरल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत अधिक सरल प्राकल्पना अगर हम बनाएंगे तो वो अनुपयोगी होगी एवं अव्यवहारिक होगी। इसके संबंध में पीवी यंग ने एक बहुत महत्वपूर्ण कथन कहा है कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं एवं विवेचनाओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का उस्तरा कहा जाता है। ये जो कथन है वो पीवी यंग ने दिया था। उन्होंने कहा कि प्राकल्पना बहुत ज़्यादा ना तो सरल होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कठिन होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम बहुत सरल प्राकल्पना का भी उपयोग करते हैं तो वो हमारे अध्ययन विषय की वस्तु जो हम परिणाम चाहते हैं वो हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते। अतः प्राकल्पनाओं की विवेचना करते समय